चीखने की आवाज़ कैसी। भाग 1। जब मैं दोबारा वहीं आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हाल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़ अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती। एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई मैं तुरंत उठकर बैठी और आनंद को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, आनंद, किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी बात पर आनंद ने नज़र चुराने लगा। कैसी आवाज़ें हैं? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आनंद को नहीं आ रही है। मैंने हैरत से आनंद की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाज़ ही सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? हैरत को मेरी जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी जेठानी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात में उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया, हे भगवान! जब मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति आनंद अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी कि कल ही तो मैं आनंद की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से आनंद से हुई थी। मैं बहुत अमीर ख़ानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर ख़ानदान से थी। मेरी सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख करने वाले इंसान थे।
मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी आनंद से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारे फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई कि हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर इतराज़ नहीं था। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात को मैंने चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी। कैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ किसकी है। कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी। यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। आधा घंटा ये आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे आनंद की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी ऐसी बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आँखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही जंगल थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में था। शादी से पहले मेरी ये बात तय हुई थी और शादी में भी। इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे यहाँ बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसे लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीर देखकर मेरी आँखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गरूर करती इतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो मैंने सुना था, मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह आनंद
प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रही होगी। मैं धीरे धीरे आँखों को भी तो वह उठ चुका था। आनंद बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, और तुम्हें वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से ऊपर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम हो। मैं वही बात सोचती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से कपड़ों को पहना था। आनंद कमरे में जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयारी करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हज़ारों के नोट की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन हैं, आनंद की बीबी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक ना पाई थी। तेज़ धूप में मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। आनंद से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव के कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। रात का तक थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और आनंद मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैं आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, आनंद, बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसा
माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों आनंद ही मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आँखें खोलकर उसे घूरने लगी। आनंद, मैं गांव से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। अजीब घटना सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आँखें शोर से खुली थी। वह एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और आनंद को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, आनंद, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर आनंद ने नज़र चुराने लगा। कैसी आवाज़ है? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आनंद को नहीं आ रही है। मैंने हैरत से आनंद की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाज़ ही सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? इसका मतलब कोई भूत प्रेत आत्मा या सोकर? तो मैं काँपने लगी। डर की वजह से मैं आनंद से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैं आनंद से शहर जाने के लिए जिद करने शुरू कर दी। मैंने कहा, यह वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूँगी। और आनंद मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नज़रें चुरा रहा था।
और मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या मिल भाभियों यहाँ रह सकती थी। मुझे आनंद की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने आनंद से पूछा था कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो। ये सुनकर आनंद का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। आनंद ने कहा, भाई जो आपका आदेश। आनंद ने बहुत मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी के पीछे खींचकर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया। मैंने कहा, मुझे अपने और आनंद की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी आनंद को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब वह यहीं हवेली में ही रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से आनंद को देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में केवल आनंद जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई कि आनंद ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं था। कुछ देर बाद ही आनंद कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना है। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे, तो अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम
कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें दिल्ली में ले जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त पर चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगी, यह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। आनंद की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। आनंद कुछ देर तक सोता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूँगा। वह तुम्हारे साथ कमरे में सो जाएगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत न हो। मैं इस बात पर सिर हिला दिया। आनंद शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा दी थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी, वह नौकरानी की करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये सब क्या होने लगा था कि यह शायद वह भी आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उससे नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसा कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से या तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए उसने कहा कि मैं जानती हूँ वह आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा क्या है। क्या मैं रात को जब वह चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है, इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं ऊपर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से
चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ आवाज़ मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे के रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। अंकित यानी कि मेरे जेठ जी कमरे में से आ रहे थे। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, न ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। कि दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर भी वो आवाज़ में खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ और औरतों के साथ नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनको बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आँखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह इस तरह बैठे थे। मेरे आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, आनंद से फ़ोन पर बात नहीं हुई कि मेरी बहू से तभी रोकर आंसू सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि आनंद वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी देखने को भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। कैसे दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था और रात को ये सोचकर भी मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैं दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हाल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़ अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते मैं
आनंद को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुम जैसे इतना बहुत झूठा बोला। तुमने कहा था हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वह गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब आनंद से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रहते हैं, वरना तुम अंकित की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। वह तुम्हें मैं आनंद की बात सुन कर जितनी हैरान हुई, उनका काम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में यह सब पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था। इस सब में मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देखकर मैं इसे चुप नहीं रह सकती। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो अंकित के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैं रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि अंकित कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। अंकित के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त भी हुई थी। मैं उस खिड़की की जरिए से उस कमरे में पहुंच गई और उसे कमरे को किसी दुल्हन की तरह कमरे की सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात के 1 बजे अंकित कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठा गया। कुछ देर बाद उनका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेलकर कमरा बंद करने चला गया। अंकित एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली के बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म
पर बिल्कुल खामोश हैं। वह लड़की जब दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई तो अंकित के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, अंकित साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की तरह उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से में से हो उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों पर मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया था। फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैं खुद को काबू किया। वहाँ खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पटक कर बिस्तर पर पटक दिया और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। अंकित तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर समझ गया कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है। ये पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं इस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी। एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते के नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पिछले चली गई। मैं वहाँ जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक घने झाड़ी में छुप गई थी। नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। जब डर था कि अब मैं पकड़ जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैं सुकून के साथ में एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी, जो हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उससे पर चढ़कर मैं दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई। मैं नहीं जानती थी मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह का वक्त मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी और एक बस
दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रहे थे। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा कर रखा। दिल्ली पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो भी आईपीएस अफसर थे उन्हें वह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इन घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ और अंकित के साथ साथ आनंद भी पकड़ा गया। वो लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उससे दूसरे देश भिजवाते थे और कुछ को मार देते थे। और मेरे पति दिल्ली में वहीं काम करते थे और इसलिए वे मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। मैं अब आनंद से तलाक ले लिया और क्योंकि मैं ऐसे सख्त के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की इज्जत बच गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।